सामने से मुझे रिमाइंड करवा दिया करो प्लीज, रिकॉर्डिंग में मैं भूल जाता हूँ। खैर, सो डिड यू गाइस रीड इट? जो पॉइंट ए लिखा हुआ है, क्या आपने उसको रीड कर लिया? सॉरी, दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, 1 और 2। एक बिग है और एक स्मॉल है। व्हाट डज दैट मीन? वॉल्यूम किसका ज्यादा है? किसका वॉल्यूम ज्यादा है, 1 का या 2 का? इट्स जस्ट रिटन इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाट डू यू सी? साइज में ज्यादा बड़ा कौन सा है? 1. 1 का साइज ज्यादा है। एंड इवन इफ आई did not mention bigger and smaller, you could have just looked at the objects. मैंने जानबूझ के बनाया 1 को बड़ा, बट ऑल्सो वॉल्यूम की वैल्यू में फर्क है। इसका वॉल्यूम 30 है और इसका वॉल्यूम 10 है। सो दिस इज काइंड ऑफ, दिस इज मेंट टू बी 3 टाइम्स बिगर देन 2 ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, तो वॉल्यूम इसका ज्यादा है। अच्छा चलो, ये बात तो क्लियर हो गई। मास किसका ज्यादा है, 1 का या 2 का? दोनों का सेम. दोनों का सेम. The values are written. The values are written. Both are 400 gram. So if you pick them up, which one would feel heavier? Now this is a question. अगर आप दोनों को उठाओ तो आपको हाथ में ज्यादा हैवी कौन सा फील होगा? 2. They have the same mass. If they have the same mass, wouldn't they feel the same? साइज में छोटा, दोनों सेम, दोनों का मास सेम है, सो दोनों का वेट भी सेम होगा। वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेट का फॉर्मूला याद है, W इक्वल्स मास टाइम्स ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो इसका मास लेके G से मल्टीप्लाई कर दोगे और इसका भी मास लेके G से मल्टीप्लाई कर दोगे। ऑब्वियसली उसको पहले आप kg में कन्वर्ट करोगे, बट द पॉइंट इज दोनों का मास सेम है, सो दे वुड फील द सेम अमाउंट ऑफ हैवी इन योर हैंड। बट फेयर कंपैरिजन तो नहीं हो रहा ना। आप कह दो अच्छा यार, 1 जो है वो ज्यादा हैवी है या 2 ज्यादा हैवी है, नहीं, दोनों बराबर हैवी है। लेकिन अगर आप इनकी कंपैरिजन, इनका एक्चुअल कंपैरिजन कर रहे हो, तो इनका साइज सेम नहीं रखना चाहिए था मुझे। नाउ द क्वेश्चन इज, आई एम जस्ट गोना आस्क अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इफ 1 और 2 वर द सेम साइज, या तो मैं 1 को 10 कर देता, इसको भी काट के 10 कर दूं, इसको भी छोटा कर दूं, या सपोज कर लो इसको बड़ा करके 30 कर देता हूं और इसको बड़ा कर देता हूं। अगर मैं दोनों का सेम वॉल्यूम रखता तो मास किसका ज्यादा होता? विच वन वुड देन बी हैवियर इफ दे वर द सेम साइज? अगर मैं दोनों का साइज सेम कर देता, लेट सपोज, तो 2 ज्यादा हैवी फील होता। अभी आपको कैसे पता चला? इनकी डेंसिटी यहां लिखी हुई है, इनकी डेंसिटी यहां लिखी हुई है, एंड लुक एट द नंबर्स। इसकी डेंसिटी 40 ग्राम पर सीएम क्यूब है, विच मींस इफ 2 had a volume of 1 cm cube, तो इसका मास कितना होता? 40 grams का होता। But if 1 had a volume of 1 cm cube, तो इसका मास कितना होता फिर? 13.3 grams होता। 1 और 2 अगर सेम साइज के होते, एनी साइज दैट वुड हैव बीन, बट अगर दोनों सेम साइज के होते, तो दोनों में से कौन ज्यादा हैवी होता? 2 ज्यादा हैवी होता। गुड, एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग ऑब्जेक्ट 2 इज मोर डेंस। मैं ये नहीं कह रहा ऑब्जेक्ट 2 ज्यादा हैवी है। हैवी तो इस वक्त दोनों ही बराबर है, दोनों के एक्चुअल मास तो इस वक्त बराबर है, लेकिन इस वजह से क्योंकि मैंने 1 का साइज ज्यादा बड़ा यूज किया था, और इसलिए मैंने उनको जानबूझ के बराबर मास लेकर आया। नाउ सिमिलर एक और एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल बी पढ़ो, इस लाइन से नीचे जो लिखा, जस्ट रीड इट योरसेल्फ, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, एंड देन इसको डिस्कस करते हैं। They have the same size, so what they have is the same volume. They have the same volume, and you can see मैंने उनको बनाया भी roughly same size का ही। I tried to make them the same size. So अगर दोनों का size same है बेटा, let's make them the same. So अगर दोनों का size same है, but which one would feel heavy in your hand now? अब कुछ situation different हो चुकी है। Which one would feel heavier? Which one is heavy? Number 1. It's twice as heavy as number 2. अच्छा ज़ैफा, तुम्हारी आवाज बहुत मफल्ड आ रही है। एक तो वैसे मैं आपको म्यूट कर लो, ओनली व्हेन आई आस्क द क्वेश्चन देन यू शुड अनम्यूट योर माइक, क्योंकि अगर पीछे से किसी की आवाज आएगी तो फिर मैं डिस्टर्ब होऊंगा। ठीक है, अपने आप को म्यूट कर लो। ओके, सो व्हेन आई आस्क यू अ क्वेश्चन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। और तुम्हारी माइक में कुछ आवाज बहुत मफल्ड आ रही है, आई कांट रियली अंडरस्टैंड व्हाटएवर यू आर सेइंग। ठीक है, उसको देख लो, क्या फिगर आउट कर लो क्या इशू है।
बट एनीवेज नाउ लेट्स कंपेयर देयर मासेस. सो अगर मैं अब दोनों को एक हैंड में उठाऊं और दोनों को डिफरेंट हैंड्स में पकड़ूंगा तो आई क्लियरली फील दैट वन इज हैवियर. इट्स एक्चुअली ट्वाइस एज हैवियर देन टू. ओके गुड. बट इसका मतलब फिर ज्यादा डेंस कौन सा है? अब अच्छा कंपैरिजन फेयर हो रहा है. रिमेंबर आई चोज द सेम साइज फॉर बोथ ऑफ देम. दोनों का वॉल्यूम सेम रखा था, दोनों का सेम साइज मैंने लिया और वन ज्यादा हैवी फील हो रहा है. इसका मतलब वन की डेंसिटी ज्यादा है. यू कैन नाउ कैलकुलेट दिस डेंसिटी एज वेल. आप ये डेंसिटी खुद भी कैलकुलेट कर सकते थे ना बड़े आराम से. व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम. वन का मास कितना है बेटा? 400. वन का वॉल्यूम कितना है? 10. एंड यू जस्ट डू दैट कैलकुलेशन. एक और एक जीरो कट गया, इसकी डेंसिटी आ गई 40 ग्राम पर सीएम क्यूब. यू कैन, जब इस फॉर्मूला का फायदा क्या है? यू नो एनी टू थिंग्स अबाउट an object, like if you know its mass and volume you can find the density. If you know the mass and density you can find the volume. If you know density and volume you can find the mass. तो ये बात तो समझ में आ गई कि फॉर्मूला आप किस लिए यूज कर सकते हैं. Hopefully now this makes the concept of density more clear. थोड़ा सा और क्लियर होगा कॉन्सेप्ट. सो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं. एक लास्ट एग्जांपल इसी तरह की और लेते हैं, बट अब नाउ थोड़ी सी सिचुएशन को मैंने और चेंज किया. नाउ द टू ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम डेंसिटी. So if they were to have the same size, then they would have the same mass. But मैंने दोनों का वॉल्यूम डिफरेंट रखा है और उनके मासेस भी इसी वजह से डिफरेंट आए हैं. नाउ यू कैन सी दोनों की डेंसिटी सेम है. दैट मीन्स प्रोबेबली दोनों सेम मटेरियल के बने हुए. दो बॉल्स हैं, दोनों ही सेम मटेरियल की बनी हुई है. सपोज कर लो एक प्लास्टिक की बनी हुई है और सेम प्लास्टिक की दूसरी बॉल भी बनी हुई है, बट इट्स बिगर इन साइज. सो सिंस इट्स बिगर इन साइज it would have more mass as well, right? Both have the same density, but which one would feel heavier? Two would feel heavier because I made it bigger as well. अगर आप एक ही मटेरियल से दो चीजें बनाओ, सपोज कर लो जिस मटेरियल का मेरा आईपैड बना हुआ है सेम उसी मटेरियल का मेरा आईफोन भी बना हुआ है. अब एप्पल दोनों को बना रही है, दोनों में सेम मटेरियल्स यूज कर रही है एप्पल, सपोज कर लो. सो आई हैव एन आईफोन एंड आई हैव एन आईपैड. अब दोनों में मटेरियल सेम यूज हुए हैं, सो दे हैव द सेम डेंसिटी, बट क्योंकि इसका वॉल्यूम मैंने ज्यादा यूज किया है तो इसका मास भी ज्यादा आएगा और फिर इवेंचुअली इसका वेट भी ज्यादा आएगा. डज दैट मेक सेंस? सो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट होपफुली और क्लियर हो गया हो. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन एंड जस्ट फिनिश दिस चैप्टर ऑफ. इसमें बस बहुत छोटी छोटी एक दो चीजें रह गई थी एंड देन वी कैन मूव ऑन टू क्वेश्चंस एंड स्टफ. सो लेट मी जस्ट set things up and then I'll just move on. Okay, so अब एक चीज हमें और डिस्कस करनी थी कि how to measure density. How to measure density, how to determine density of different objects. अब इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर तीन कैटेगरीज आ जाती हैं. स्टेप वन तो हमेशा सेम रहेगा. थोड़ा सा पहले इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि स्टेप वन तो बड़ा आसान है. measure mass using an equipment. And what piece of equipment can be used to measure the mass? We had three possible options. What is the best and easiest one? टॉप पेन बैलेंस, जो इलेक्ट्रॉनिक वाला होता है. मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लेट मी जस्ट शो द पिक्चर टू यू. अभी अभी हमने डिस्कस किया लेक्चर के शुरू में, मैं इसकी बात कर रहा हूँ. दिस वन इज द इजीएस्ट टू यूज, राइट? नाउ मेजर द डेंसिटी यूजिंग द टॉप पेन बैलेंस, स्टेप वन. अब इसके अंदर ऑब्वियसली मेजर द मास यूजिंग टॉप पेन बैलेंस, लेकिन इसके अंदर मैंने कुछ बातें डिस्कस की थी. I discussed that if you have a piece of rock, you can just put it on top of it and it will give you कोई भी सॉलिड चीज है. अपने फोन का आपने मास मेजर करना है, you have a cable, you have a mouse, कोई भी चीज है मुझे आसपास अपनी पेंसिल का मास मेजर करना है, just put it on top of that and it will measure it. But अगर कोई चीज पाउडर्ड फॉर्म में, you can't just pour the powder on top of this platform, right? ये जो इसका प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इसकी प्लेट बनी हुई है, इसके ऊपर you can't just pour the powder on it, it will just go everywhere. Similarly अगर लिक्विड होता तो you wouldn't just pour the liquid on top of this thing directly because it will just spill everywhere. So हमने कहा था आप एक कंटेनर या बीकर यूज करेंगे और उसके अंदर लिक्विड या पाउडर डालेंगे.
So for that, either I told you to I explained how to use the tear button या zero button, और I also explained कि आप पहले इसका empty का mass measure कर लें, empty container का, and then measure, pour the liquid inside it or a powder, whatever it is, and then you can subtract the mass of the empty beaker container from it, and that will give you mass of only the liquid or the powder thing that is involved. तो पहला स्टेप तो है कि मास मेजर कर लिया आपने. स्टेप 2 जो है उसके अंदर 3 तरह की चीजें आती हैं. स्टेप 2 है मेजर द वॉल्यूम, बट इसके अंदर कुछ हमारे पास केसेस थे. वो केसेस क्या थे? 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम मेजर करना हमने चैप्टर 1 में सीखा था. इफ यू रिमेंबर, तो हमने 3 तरह की चीजों का वॉल्यूम मेजर करना सीखा था. लेट मी जस्ट ओपन अप द नोट्स ऑफ चैप्टर 1 सो आई कैन रिमाइंड यू कि हमने वॉल्यूम के मेजरमेंट के अंदर क्या चीजों का ख्याल रखा था. सो लेट मी जस्ट ओपन दैट अप. राइट, सही. मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम पे आ जाओ बेटा. मैंने कहा था कि मोस्टली यू गोना यूज दिस मेजरिंग सिलेंडर फॉर इट. बीकर के अंदर अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट यूज होती है, और बीकर यूजुअली चीजों को पोर ओवर करने के लिए यूज होता है. इट्स नॉट यूज फॉर डायरेक्ट मेजरमेंट ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम. ठीक है. मैंने अपर मेनिस्कस और लोअर मेनिस्कस का बताया था. व्हेन इट्स लाइक दिस, when this meniscus is like this, read the lower part of it like this level, read this level. If it makes a meniscus like this, read the upper level. ये बताया था आपको. What else did I tell you? 3 केसेस होते हैं बेटा. 3 केसेस के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास इररेगुलर सॉलिड है तो आपने क्या करना है. आपने मेजरिंग सिलेंडर को हाफ फिल कर लिया, पार्शियली फिल कर लिया. डोंट राइट हाफ, जस्ट से पार्शियली. पार्शियली में समझ में आ जाएगा वो हाफ है, हाफ से थोड़ा ज्यादा कम कुछ भी हो सकता है. टेक द इनिशियल रीडिंग, देन लोअर योर इररेगुलर सॉलिड जिसकी कोई शेप नहीं है प्रॉपर डेफिनेट, tied to a thread, lower it into the liquid. Obviously the liquid level will rise. Take the new reading over here. So ये जो नई रीडिंग और पुरानी रीडिंग थी इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, V2 minus V1, and that will give you the volume of that stone or whatever the irregular solid is. अगर बेटा आपके पास रेगुलर सॉलिड होता, what would you have done? तो अब आप क्या करते हैं कि आप अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट में क्या चीजें आ जाती हैं? मीटर रूल, टेप मेजर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर. इनमें से कोई भी अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट मेजर करके इनकी डायमेंशंस को मेजर करोगे जो भी रिक्वायर्ड है केस के हिसाब से. to measure the relevant dimensions. When you have the dimensions, then you use the relevant formula according to the shape. These are the formulas that you must remember. तो अब अगर रेगुलर सॉलिड आ जाएगा तो फिर आपका तरीका डिफरेंट हो गया. नाउ द मेजरिंग सिलेंडर इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड. यू नीड टू यूज द रेलेवेंट मेजरमेंट ऑफ लेंथ. अब या तो एल और एल एस का मेजर करना है, या लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट मेजर करना है, या लेंथ और रेडियस मेजर करना है, या खाली रेडियस मेजर करना है, और फिर इस फॉर्मूला में डाल के आप वॉल्यूम निकाल सकते हो रेगुलर सॉलिड का. ये ऑप्शन है. और तीसरी चीज ये कि अगर सिंपली आपको लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करना होता तो यू वुड हैव जस्ट पोर्ड इट इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर, नथिंग एल्स. जस्ट, और तो इसमें कुछ भी नहीं है. सिंपल मेजरिंग सिलेंडर के अंदर आप वॉल्यूम पोर करते और अप्रोप्रिएट वॉल्यूम मेजर कर लेते. सिंपल इज दैट. ठीक है. सो यूजुअली यू यूज अ बीकर टू पोर द लिक्विड, और मेजर जिस चीज के अंदर करते हैं वो मेजरिंग सिलेंडर होता है. ठीक है. सो होपफुली दैट इज क्लियर. और इसके अंदर डिफरेंट केसेस आ जाते हैं, जो मैंने कहा कि देयर आर डिफरेंट मेथड्स इन्वॉल्व व्हिच यू वुड हैव टू एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स. और वो क्या है, कौन कौन से केसेस हैं? रेगुलर सॉलिड, irregular solid, और simply a liquid. So I hope कि आप अपने words में step by step बड़े easily जो है वो बता सकते हो. So step 2 ये हो गया. So now you have the mass and you have the volume. What is step 3? Step 3 is a simple calculation, और वो क्या है? Use the formula. And what is the formula? Mass over volume. खत्म.
तो ऐसे डेंसिटी को मेजर करते हैं। अब मैं एक एक स्टेप, ये एक एक स्टेप को इलेबोरेट आप अपने आंसर जब लिखोगे तो करोगे, बट हम यहाँ पे क्यों नहीं इलेबोरेट कर रहे? बिकॉज फिर वही लंबी स्टोरी रिपीट हो जाएगी जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। मास की मेजरमेंट कैसे करनी है, वॉल्यूम की मेजरमेंट कैसे करनी है, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब हम वो सारी चीजें दोबारा से रिपीट करेंगे तो खामखा में हमारा टाइम वेस्ट होगा। सो वी हैव काइंड ऑफ फिनिश दिस चैप्टर ऑफ। हमने जो मेन मेन चीजें सब पढ़ी हैं वो ये है कि व्हाट इज मास, what is gravitational force or gravitational field, what is weight, what is density, and how are these three or four things related to each other, and that's about it. ये सारी चीजें अगर हमें पता चल गई हैं तो let's move on to a few questions that I would like you to do from this chapter. तो हम करते ही हैं कि I'm gonna go and open up some questions. I'll upload them to Google Classroom as well at the end of this class. मुझे remind करवा देना। मैं open कर रहा हूँ questions mass with density के, and then let's attempt some of them in the class, some of them I'll give you as homework. ठीक है? So कुछ पेजेस में क्लियर कर लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। ठीक है? कुछ पार्ट्स आई आस्क यू टू स्किप, कुछ पार्ट्स मैं आपसे स्किप करवाऊंगा। इसलिए स्किप करवाऊंगा, कहीं पे रेपिटेशन हो रही होगी और कहीं पे ये भी हो रहा होगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप आगे अगले चैप्टर्स में जाके पढ़ोगे, तो फिर दूसरे चैप्टर से लिंक जो पार्ट्स होते हैं वो मैं छुड़वा देता हूँ, बिकॉज यू विल लर्न देम लेटर ऑन। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 9, तो यू डेफिनेटली नॉट डू। ठीक है? अच्छा, इसके अंदर जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। So we have 9 questions in this file. Let's start with question number 1. Okay, let's start with question number 1. अब पहले मुझे बता दो, you can see the screen clearly and everything, right? Screen में सब okay? आपके पास से 2-3 चीजें होनी चाहिए। You need to have your notebook where you will do the questions, and secondly you should have a pen, pencil and a calculator. Calculator जरूरी है। ठीक है? ले आओ अगर नहीं है, और अगर है तो फिर बता दो। गिव मी अ थम्स अप व्हेन एवरीवन इज रेडी, देन वी विल स्टार्ट। आज की क्लास में मोस्टली क्वेश्चंस ही करेंगे पास में। Sir, can you show the steps again so I can take a screenshot? ले लो बेटा। ठीक है? Okay, sir. फातिमा बेटा आप अपना ले आए, आप यू हैव द कैलकुलेटर एंड एवरीथिंग? Yes. जैफा? Yes, sir. चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। रीड द क्वेश्चन। मोस्टली इसमें थ्योरी क्वेश्चंस ही होंगे, कैलकुलेशंस विल बी रेयर, बट चलो रीड करो। पेपर 2 के ही क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा एक बात बता दो, छोटी सी एक चीज आपको बतानी पड़ेगी। लास्ट ईयर तक आपका सिलेबस ना ओ लेवल का थोड़ा सा अपडेट हुआ है, ओ लेवल एंड आईजीसीएसई बोथ। प्रीवियसली व्हाट दे वुड डू इज कि वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू होती थी ना, वो उसको 10 कंसिडर करते थे, राइट? फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू रिमेंबर टू टेक दैट वैल्यू एज 9.8। इसकी ये वैल्यू चेंज नहीं हो गई है। असल में इसका आपको बस एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताई जाती थी, इसलिए राउंड ऑफ करके बताई जाती थी, बट फ्रॉम नाउ ऑन यू आर सपोज टू टेक द वैल्यू इज 9.8 वॉट एवर यू डू। आपके मार्किंग स्कीम से आंसर इसलिए थोड़े से डिफरेंट आएंगे पुराने पासवर्ड के क्वेश्चंस के। पुराना तो नहीं है ये क्वेश्चन, देयर आर ऑल प्रीटी रीसेंट, लाइक ऑल द क्वेश्चंस दैट आई वुड आस्क यू टू डू आर मोस्टली between 2010 and 2020, so they are all pretty recent, but still बिल्कुल अभी लास्ट ईयर ही अपडेट हुई है ये चीज ओ लेवल और आईजीसीएसई के अंदर। सो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग जी एज 9.8। ठीक है? जहां भी हो 9.8 ले लेना। चलो, सो कीपिंग दैट इन माइंड आ जाओ, क्वेश्चन करो, खुद ही आंसर लिखो इसका। इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। उसके बाद मुझे बताओ कि क्या था। Just write down your answer and then I'll ask you to send it to me directly in the chat or maybe send it to me on WhatsApp, या मैं आपसे वैसे ही पूछ लूंगा, मुझे माइक पे बता देना।
थम्स अप दे देना मुझे जब आप क्वेश्चन 1 पार्ट ए कर लो, ऑल्सो जब पार्ट बी भी कर लो, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों एक साथ कर लो पहले। आई एम वेटिंग। Did the screen disappear or something? I think screen disappear हो गई है. Let me reshare it. No, sir, I can see it. हाँ, लेकिन I think stuck हो जाएगी, ऐसा कोई issue है. अब आ रही नजर. ओके, फातिमा आपने कर लिया ए और बी? सर बी नहीं किया अभी। ओके, जोया आपने कर ली दोनों पार्ट? No, sir, I'm doing. चले, ऑल डन. दोनों बहुत शॉर्ट शॉर्ट से क्वेश्चन थे. आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब तक हो गए होंगे. सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा। ओके, जोया मुझे एक आंसर बता सकती हो बेटा अपना, क्या लिखा है आपने? Sir, I wrote the student will tie the thread to the hook of the spring balance. The final reading will determine
the weight of the stone, the student will then convert weight into mass. हाँ सही सही कह रही है, बिल्कुल सही। अच्छा आपको ये कैसे पता लगा इससे वेट मिलेगा स्टूडेंट को और डायरेक्ट मास नहीं मिलेगा? यहाँ से कैसे पता लगा? डायग्राम से कुछ सर पता चला? न्यूटन लिखा हुआ है, न्यूटन ने वेट के लिए। yes, so you know कि whatever is the reading is the weight and not the mass. अब weight होता है क्योंकि mg के इक्वल, तो m निकालने के लिए उसको g से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 9.8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इसका 1 का आंसर जल्दी से मैं भी लिख देता हूँ। if anyone wants to make a correction they can. so क्या लिखेंगे हम? the student hangs the stone from what? इन्होंने इसका नाम क्या लिखा? स्प्रिंग बैलेंस, फ्रॉम द string balance and measures its weight. It's important that you say weight क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस तो वेट बता रहा है। अच्छा जब ऐसे आपने कभी फॉर्मूला मेंशन करना होता तो अच्छी बात ये होती है कि क्वांटिटीज के साथ साथ उनका सिंबल बताते जाओ। उसके बाद देन he uses the formula। क्योंकि मास निकालना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मास इज इक्वल्स टू वेट अपॉन, अब मैं यहाँ पे g की वैल्यू भी g भी लिख सकता हूँ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पूरा नाम लिखूं तो सबसे बेस्ट है। और आई बिकॉज मैंने उन्होंने वैल्यू मुझे दी हुई है यहाँ पे 10, लेकिन अब से 9.8 यूज करनी है तो यूल से 9.8 टू फाइंड मास। सो दो पॉइंट्स हैं बेसिकली, हैंग करो वेट निकालो, और सेकंड पॉइंट ये है कि वेट अपॉन जी की वैल्यू कर दो जिससे मास आ जाएगा। होपफुली देयर इज नो कंफ्यूजन, अगर है कंफ्यूजन तो पूछ लो, और अगर नहीं है तो आई विल डिस्कस पार्ट बी। तब तक मैं फातिमा का आंसर भी पढ़ रहा हूँ। और विच पार्ट? फातिमा हमने डिलीट कर दिया बेटा। वाज इट फॉर पार्ट ए और बी और बोथ? सर बोथ का था लेकिन वो कोई चीज़ गलत थी? कोई मसला नहीं होता वैसे, इतना ऐसा कोई इशू नहीं है। इन दी एंड आपने वैसे भी अपना काम कहाँ सबमिट करना है? क्लासरूम पे, सो दैट्स वेयर आई विल चेक इट मोस्टली। अच्छा अब बात ये है कि पार्ट बी को देख लेते हैं। आप मुझे वैसे ही बता सकते हो कि आपने पार्ट बी का क्या आंसर लिखा है फातिमा? the student fills the measuring cylinder with water and records the reading. He then adds the stone attached to a string and records that reading. Upon subtracting the two readings, the volume of the stone is obtained. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। बस इसमें से इतनी सी बात मैं कहूँगा कि आप जब ने आपने शुरू में लिखा था ना फिल्स द मेजरिंग सिलेंडर विद वाटर, तो आप बस इतनी बात उसमें एक वर्ड ऐड कर दो पार्शियली, या हाफ फिल करेगा, इतनी बात कर दो, ठीक है। सो Okay, sir. इससे एटलीस्ट हमें ये पता लग जाएगा कि वो ऊपर तक नहीं भर रहा। अगर वो ऊपर तक भर देगा तो क्या होगा? स्टोन ऐड करने में पानी सारा बाहर कर जाएगा। It partially fills the measuring cylinder with water and reads, या रीड के बजाय लिख देता हूँ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड का मतलब होता है आपने अपने पास लिख लिया, रिकॉर्ड्स द initial one. He then adds, he then lowers the stone using the thread into water। अब यहाँ पे थोड़ी सी मुझे लाइन एक्स्ट्रा यूज करनी पड़ेगी, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। यू शुड बी एबल टू राइट समथिंग ओवर हियर एज वेल, और एग्जामिनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो चेक करेगा, ठीक है। एक ट्रिक जो मैं यूज करता हूँ, अगर मुझे लगता है मेरा आंसर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ ताकि ये स्पेस भी यूज हो जाए। बट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जामिनर टू चेक एवरी वर्ड दैट यू राइट। कोशिश करनी चाहिए लाइन्स के अंदर पूरा आंसर आ जाए, नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होना, लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा नीटली, लेकिन काम नीट करना। अच्छा जी, into the water and records what? Records the
final volume. He then subtracts the two readings. That's it. ठीक है, ये हो गया. सो ये काफी आसान चीज थी. अब जरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे आंसर बता दो. रिमेंबर, जब भी आंसर कोई भी कैलकुलेट करना है यूनिट के साथ बताना है आंसर. कोई भी आंसर अगर आप बगैर यूनिट के लिखते हो, यू विल नॉट गेट द मार्क फॉर इट. यू लूज दैट फाइनल 1 मार्क. अभी 1 मार्क का ही क्वेश्चन है, और इसमें अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो क्या होगा, वो 1 मार्क भी चला जाएगा, 0 मिलेंगे. याद रखो, ओ लेवल में, कैम्ब्रिज में, ए लेवल में आगे जाके देयर इज नो सच थिंग एज अ 0.25 और 0.5 और 0.75 मार्क नहीं होते. या 1 मिलता है या 0 मिलता है. आपको 1.5 0.5 में मार्क्स नहीं दिए जाते. 1 मिलता है या 0 मिलता है. 1 मिलते हैं, 2 मिलते हैं, 3 मिलते हैं, इस तरह मार्क्स दिए जाते हैं. तो अगर आपने ऐसी कोई गलती की जो 1 मार्क का ही क्वेश्चन है, तो उसमें आप पूरा मार्क लूज कर दोगे, 0 मिलता है. सही है, तो यूनिट मेंशन करना है. चलो करो जल्दी से, फिर मुझे आंसर बता दो. चैट में बता दो सब लोग यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट इट आंसर. आगे सबका Yeah, sir. क्या है आंसर? 2.14 grams per centimeter cube. बाकी दोनों का भी हो गया. Yes, sir. सिंपल. 2.14 कैलकुलेटर में क्या आ रहा है? 2.1428 समथिंग आंसर आ रहा है. लेकिन ऑब्वियसली व्हेन यू राइट योर फाइनल आंसर, it is very important that you round it off to 2 or 3 significant figure. हमेशा 2 और 3 आपकी चॉइस है. significant figures में आंसर होगा, not more than that. So I'll write 2.14 ग्राम पर cm क्यूब मेरे यूनिट्स हो गए, क्योंकि मास था ग्राम्स में और वॉल्यूम था cm क्यूब. क्लियर? चलो अब लास्ट पार्ट का आंसर दे दो. ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है. ठीक है फातिमा, बिल्कुल सही. So when you take something to another place, its mass always remains the same. Mass remains the same, is not changed. Weight को क्या होगा? Decrease हो जाएगा. Weight will decrease. क्योंकि याद रखो W is equals to mg होता है ना फॉर्मूला. अब अगर जहां पे g की वैल्यू कम आएगी, वहां पे W की भी वैल्यू कम आएगी. छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो छोटा आंसर आएगा. Pretty straightforward. All right. Any questions from this question number 1? Any confusions? Any queries? कुछ भी है तो बताओ. No, No, sir, sir. clear. चलो ये अच्छा क्वेश्चन है. चलो ये क्वेश्चन 2 करते हैं. अब जब ये लिखा होता है तो आपने यहाँ पे क्या देना होता है? डेफिनेशन देनी होती है. आपने 2 डेफिनेशन पढ़ी है मास की. यू कैन राइट एनी वन यू वांट. 2 डेफिनेशन लिखी है मैंने मास की. या तो ये डेफिनेशन लिख सकते हो, या तो ये डेफिनेशन लिख सकते हो,
quantity of matter. It is a measure of quantity of matter. Or another definition that you can write is this. Both definitions are acceptable. ये भी लिख सकते हो. मैं ऊपर यहाँ डाल दूँ. It is the property of a body that resists change from its state of rest or motion. और इसको मैंने at length discuss किया था, detail में describe किया था. What does that mean, right? Definitions आपको बस word to word लिखनी है. कोशिश करो उसको as it is लिखने की बिल्कुल कोशिश करो, क्योंकि टेक्निकल वर्ड्स अगर कोई आए और गलत करोगे तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो सकता है. सो डोंट ट्राई टू राइट द डेफिनेशन इन योर ओन वर्ड्स. अगर हल्का सा भी मीनिंग चेंज हो जाएगा तो डेफिनेशन के मार्क्स लुक सकते. तो ट्राई टू मेमोराइज योर डेफिनेशन. डेफिनेशंस शुड बी मेमोराइज्ड. चलो पार्ट 2 करते हैं. बहुत आसान सा क्वेश्चन है. लेट्स फाइंड आउट द आंसर. वेट कर रहा हूँ. Huzaifa, did I ask you to fill any form? मैंने आपसे कोई फॉर्म फिल करवाया था? Sir, no, I don't think so. Okay. Yeah, you haven't asked me till now. So I'll ask you to fill a form just right now. Okay, please. I'll send you a message on WhatsApp after class. इसको fill up कर देना. Okay, fine, sir. Have you joined the Google Classroom? I'll send you the link. Yeah, sir, I have joined. Were you able to find the previous recordings? Yeah, I was able to find them. ठीक है. Okay जी, सिर्फ फातिमा ने आंसर दिया है मुझे. The answer is with the units. Seems to be correct. इसको जल्दी से ट्राई कर लेते हैं. फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने? Density is mass over volume, but if you rearrange that, तो volume will be mass upon density. तो इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा. Mass आपका, do you know the mass? Yes, you know the mass. It's 0.12 grams. ग्राम्स में आपका मास है. डेंसिटी क्या है? 0.91 ग्राम पर सीएम क्यूब. ग्राम पर सीएम क्यूब में आपको टीवी है. इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ. मेरे पास आंसर क्या आता है बेटा? 0.13186. अब ये सीएम क्यूब में आ रहा है वॉल्यूम. कैसे? क्योंकि मास था ग्राम्स में, राइट, और वॉल्यूम था ग्राम पर सीएम क्यूब में, तो वॉल्यूम आएगा सीएम क्यूब में. यूनिट लिख दिया मैंने अपना. बस इसको मैंने राउंड ऑफ करना है टू 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. If I rounded off to 3 significant figures, it would become 0.132, or if I rounded off to 2 significant figures, it would become 0.14. Okay, क्योंकि 3 नहीं 14 नहीं बन जाएगा. Sorry, it will remain 13. 0.13 14 थोड़ी बनेगा. Why? Because 3 का जो अगला नंबर है that's 1. So I will not round up 3. It will remain 3 and will just become 0.13 cm. Hopefully that is clear. अगला पार्ट भी बहुत इजी है, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है. सो लेट्स डू दैट एज वेल. बल्कि इसके बाद बेशक पार्ट बी भी कर लेना. गिव यू गाइस अ कपल ऑफ मिनट्स टू कंप्लीट दिस. थोड़ा सा स्पीड अप करना, ठीक है, ताकि हम और क्वेश्चंस भी कर सकें.
अगर आपको शेप याद नहीं आ रही तो ये देख लो, इस शीट की थिकनेस आपने निकालनी है। सो जोया लास्ट पार्ट का आप आंसर दे रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो, माइक्रोमीटर वुड बी द राइट आंसर। बट डिड यू फाइंड द थिकनेस? थिकनेस आ गई आपके पास? सिंपल क्या हो जाएगा, लेंथ पता है आपको, विड्थ पता है आपको, आपको थिकनेस एज इन हाइट कह लो, कैन बी कॉल इज हाइट एज वेल, राइट, यू कैन कॉल इट हाइट। तो अगर मैं बोलूं लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है मेरा वॉल्यूम। नाउ आई नो द वॉल्यूम इज 0.13, I know the length is 3 centimeters, I know the breadth is 2 centimeters, I don't know the height. So height क्या आ जाएगी मेरी, रीअरेंज करता हूँ इसको, 0.02, अभी चेक कर लेते हैं फातिमा। So मेरे पास आंसर आ रहा है 0.02166। अब इसको क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, 0.02 जो है ना फातिमा, इसमें प्रॉब्लम पता है क्या आएगा, दैट विल बी 0.02 जो है ना, दैट्स कंसिडर्ड वन सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा मैं आपको इसकी राउंडिंग ऑफ सिखाता हूँ। अगर मैं कैलकुलेटर वाला आंसर लिखता हूँ, दिस इज कंसिडर्ड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सॉरी एक जीरो और आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें जो है ना, याद रखो कि ये वाला जो फिगर है ना, ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होता। डेसिमल के बाद जो शुरू में जीरो आता है, दैट्स नॉट कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। ऑल दीज नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, सो दैट्स कंसिडर्ड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये हो जाएगा 0.0217, that's considered 3 significant figures. You can write that down, this is acceptable, don't write this down. You can also do 0.022 and that would be considered 2 significant figures, write that down. But if you do 0.02, that's just 1 significant figures. ये आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इसका मार्क्स कट जाएंगे। तो कोशिश किया करो कि 2 से 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाटएवर यू लाइक। 0.022 cm, not cm cube, okay, cm ही लिखा है ना, बिल्कुल ठीक है, because thickness है, that's just one dimension, so it's just centimeters, not centimeter cube. Okay जी, what instrument is suitable for measuring the thickness? बहुत ही कम thickness है ना, like 1,000th of a centimeter. If you remember from our chapter 1, हमने कुछ लेंथ के लिए अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र किया था और उसमें ये सब शामिल है, टेप मेजर, रूलर, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर। यू कैन सी कि कोई चीज़ जिसकी प्रिसीजन ज़्यादा रिक्वायर्ड है, सेंटीमीटर में भी 3 डेसिमल तक जाना है आपको। ऑल्सो इफ द थिकनेस इज सो स्मॉल, माइक्रोमीटर इज द मोस्ट सूटेबल आंसर। अच्छा माइक्रोमीटर का पूरा नाम होता था एक वैसे, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, even though micrometer is also enough, but that is the full name, brackets में लिखो। So hopefully that is clear. Question number 3 बहुत ही easy है, let's just quickly do this, जल्दी से कर लेते हैं, 1 मिनट। We'll do the question number 5 today and then बाकी के 4 मैं आपको as a homework दे दूंगा, ठीक है, and then we'll move to the next chapter. तो हमारे 2 चैप्टर्स हो जाएंगे। अभी शुरू में कुछ इजी चैप्टर्स हो गए, सो ये आसान है, ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे। बट ऑब्वियसली नाउ विल मूव ऑन टू मोशन काइनेमेटिक्स, व्हिच इज काइंड ऑफ हार्ड, थोड़ा सा मुश्किल होता है इसमें ग्राफ वाला पार्ट, होपफुली समझ में आ जाएगा। जल्दी जल्दी से आंसर्स बता दो एंड देन विल मूव ऑन। सिक्स 70 मीटर, ओके लेट्स चेक। डेंसिटी का यूनिट क्या है, मास पर
unit volume. Mass divided by volume will also be considered correct, not wrong. You can also even जब कोई define से शुरू हो रहा हो ना question, it is also acceptable to write the formula, but it is not acceptable to write the formula in symbols. Don't write the symbols. Formula लिख सकते हो. So if you wanted to write this down as mass upon volume in words, ये भी ठीक correct consider होगा, ये भी ठीक consider होगा. Okay. Now you have the mass and the density. You need the volume. So volume is 5.0 kg and then 7.5 into 10 to the power 3. या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 7500. Anyway, so आंसर क्या आता है? आंसर आ रहा है, ओके, आंसर आ रहा है कैलकुलेटर से बेटा 6. अगर आपने अपना कैलकुलेटर देखा हो तो उसमें आंसर आ रहा होगा 6.666 multiplied by 10 to the power -4. यही आंसर आ रहा था फातिमा कैलकुलेटर के अंदर या नहीं? या डिड यू गेट समथिंग एल्स एंड देन यू ट्राई टू पुट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म के बजाय आपने उसको उसे नॉर्मल नोटेशन में कन्वर्ट किया? Oh, you typed in the wrong value. कोई मसला नहीं. So 5 kg probably 50 लिख दिया आपने, या फिर 10 की पावर 3 की जगह आपने -3 लिख दिया. मे बी दैट हैपेंड. बट ये मिस्टेक्स जो हैं ये प्रैक्टिस इसीलिए ताकि आप एक्चुअल एग्जाम में इस तरह की गलतियां ना करो. ये बहुत सिंपल चीज़ें, बहुत आसान सा चैप्टर है. दिस इज लाइक वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स ऑफ द होल सिलेबस. सो ये वो चीज़ें जिनमें हमने मिस्टेक्स को अवॉइड करना है. एनीवेज, तो नाउ व्हाट डू आई डू, हाउ डू आई राइट दिस डाउन? इसको लिखने का बेस्ट तरीका ये है कि कोई ज़रूरत नहीं है इसमें इसको नॉर्मल नोटेशन में कन्वर्ट करने की. कीप इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके सही कर लो. मतलब 10 टू द पावर -4 अपनी जगह पे रहने दो. जस्ट फिक्स दैट 6.666. So what if I write this into two significant figures? It will simply become 6.7 and that's it. That's my answer. ठीक है बेटा? All good? कोई Sir, confusion? where did the 10 to the power -4 come from? कैलकुलेटर में डायरेक्ट मेरे पास आंसर आया ही ऐसे था. डिड यू पुट इट इन योर कैलकुलेटर? आपके कैलकुलेटर ने आपको क्या दिया था आंसर? Sir, I haven't done it through a calculator yet. चलो करो, डालो कैलकुलेटर में, डालो, मुझे बताओ आपका कैलकुलेटर क्या दे रहा है आंसर. Sir, how do you put the power sign in the calculator? कौन सा कैलकुलेटर है, मुझे कैमरा में दिखा सकती हो? आई वुड लाइक टू सी व्हाट कैलकुलेटर यू हैव, ताकि मैं देख सकूं. Sir, I'm using the one on my laptop. Should I use a normal one? लैपटॉप वाला कैलकुलेटर यूज कर रही हो? कभी भी नहीं, ये काम बिल्कुल नहीं करना. साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना आपके पास? Yes, sir. साइंटिफिक कैलकुलेटर में डालनी आती है 10 की पावर? No, sir, I haven't used it yet. साइंटिफिक कैलकुलेटर से चलो मुझे दिखाओ अपना, मुझे उसकी व्हाट्सएप पे पिक्चर भेजो. Okay, sir. मैं अपना दिखा देता हूँ एंड लेट मी नो इफ यू हैव द सेम वन एज माइन. कैन यू सी माइन ऑन द स्क्रीन? मेरा कैलकुलेटर नजर आ रहा है आपको कैमरा में? चलो तब तक बाकी दोनों बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करो. आई होप यू कैन रीड एवरीथिंग क्लियरली. ये क्वेश्चन नंबर 4 करना है, ठीक है? चलो स्टार्ट करो फातिमा और हुज़ैफा. इफ देयर इज नो कंफ्यूजन फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट, स्टार्ट दिस क्वेश्चन.
जो आपने मुझे पिक्चर भेजी है अपने कैलकुलेटर की? आई हैवंट रिसीव्ड इट येट. Okay, sir, I found it. I'm sending you the picture now. I sent it to you on WhatsApp. ये वाला कैलकुलेटर आप अगर आप जोया यूज करोगी ना तो आपका फिजिक्स और मैथ्स नहीं हो पाएगा. ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू Okay, sir. क्या कहते हैं डू क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू फिजिक्स एंड मैथ्स. आपको जो कैलकुलेटर रिक्वायर्ड है वो कौन सा रिक्वायर्ड है मैं आपको अभी 1 सेकंड में जवाब दे रहा हूँ. ठीक है, जस्ट लुक एट द साइंटिफिक कैलकुलेटर, बाय दिस एग्जैक्ट थिंग. ये बहुत आराम से आपको किसी भी स्टेशनरी स्टोर से मिल जाएगा. ठीक है, वो जो ब्रांड ऊपर लिखा हुआ है वो कोई सा भी हो सकता है. वैसे ओरिजिनली कैसियो का होता है, मेरे पास कोई कॉपी शॉप भी पड़ी हुई थी. बट डिड यू गेट द पिक्चर? Yes, sir, I got it. अब देखो इसके अंदर 10 की पावर का बटन बना हुआ है, जहाँ बिल्कुल बॉटम पे हो जहाँ इक्वल टू का बटन है. यू सी इट? Yeah. उसके बराबर में आंसर का बटन है, देख रही हो? Yes, sir. उसके बराबर में 10 की पावर x लिखा हुआ है. Okay, so this is the power button. ये वाला पावर बटन है जो आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए. पहली बात तो ये, सो मेक श्योर यू गेट दिस एज सून एज पॉसिबल बिकॉज ये आपके मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है. अदरवाइज आप Okay, सही sir, से I get बिल्कुल it. नहीं अटेंड कर पाओगे. फिर इसके बाद इसमें और भी चीज़ है. इसमें फ्रैक्शन का भी बटन है, आपको साइन कॉस टैन भी यूज करना पड़ेगा अभी मैथ्स में भी फिजिक्स में भी कुछ चैप्टर्स में. सो यू विल बी नीडिंग दिस. ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर हो आपके पास. चलो, Okay, I'll get it. तो उसके बाद फिर जाहिर सी बात है इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन कैसे यूज करना है कैसे नहीं करना मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा. चलो आओ क्वेश्चन 4 स्टार्ट कर लें और इसको डिस्कस कर लें. बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है. दिस इज अ रिपीट क्वेश्चन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इजंट इट? क्या कह रहे हैं? हाउ टू डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ एन इररेगुलर ऑब्जेक्ट विद अ मेजरिंग सिलेंडर. हैवंट वी डन दिस इन क्वेश्चन नंबर 1? ये देखो, ये हमने किया हुआ. सो आई वुड से कि जब कोई चीज़ रिपीट हो रही हो तो फिर मैं छुड़वा देता हूँ. सेम क्लास में कोई चीज़ रिपीट हो रही हो, चलो डिफरेंट क्लास भी हो तो समझ में आता है, बट सेम क्लास में वही चीज़ रिपीट हो रही है. सो वील रादर सेव आवर टाइम एंड नॉट जस्ट गो थ्रू द होल थिंग अगेन. बहुत ईजी सा क्वेश्चन. He partially fills the measuring cylinder with water and records the initial volume. He then lowers the stone. Stone की जगह object लिख दो. Using the thread into water and records the final volume. He then subtracts the two readings to find the volume. So there is no such thing. इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी मसले की बात नहीं, बहुत easy सा question है. Now this is a good question. कि इसमें पार्ट सी जो है उसका मजे का होगा. पहले पार्ट बी तो जल्दी से कर लेना. आयरन की डेंसिटी निकाल लें पहले, इसका फिर पार्ट सी जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. बट लेट्स डू दिस वन क्विकली. आयरन की डेंसिटी निकालनी है. Huzaifa, did you get the answer for density of iron? Yes, sir. I sent it in chat. हाँ ठीक है. फातिमा आपकी भी यही वैल्यू आई. जोया आप भी चेक करो, आर यू गेटिंग द सेम आंसर? डेंसिटी ऑफ आयरन, आयरन का मास लेंगे, ऊपर टेबल में गिवन है 400. आयरन का वॉल्यूम लेंगे 51, ऊपर गिवन है, और यूनिट्स के साथ मैं अपना आंसर दे दूंगा. सो 400 डिवाइडेड बाय 51 क्या आ रहा है? 7.843 आ रहा है, और जस्ट राउंडेड ऑफ टू 7.8 ग्राम पर cm क्यूब. किसी को यहाँ से कुछ पूछना तो नहीं है? तो बहुत आसान है ना. पार्ट सी पे चलें इसके, राइट? चलो, अगर कुछ पूछना है तो मुझे रोक लेना बेशक. नाउ दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट. फर्स्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ओके? बल्कि एक काम करते हैं, सिंस द क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस टेबल, आई एम जस्ट गोना कॉपी दिस टेबल ओवर, ताकि बार बार मुझे ऊपर स्क्रॉल ना करना पड़े. जस्ट कॉपी दिस टेबल एंड पेस्ट इट हियर. नाउ यू कैन सी द टेबल एज वेल. अब जरा क्वेश्चन को पढ़ो और ट्राई करो, खुद अटेम्प्ट करो. आई एम जस्ट गोना लीव दिस क्वेश्चन टू यू.
ये अच्छा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है. थर्ड ऑब्जेक्ट. सो देयर इज अ थर्ड ऑब्जेक्ट जो दो टेबल में उनके अलावा. ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. इसका आंसर है मुझे चैट में बताया. You will have to do 2 or 3 steps to do this question, okay? ये directly नहीं होगा. This is probably the last question for today. ये वाला करके हम class end कर देंगे. The rest of the worksheet is your homework. So I have received 2 similar answer. मुझे एग्जैक्ट सही आंसर अभी मुझे खुद भी नहीं पता, मैं आपके सामने कैलकुलेट करूंगा. सोया, डिड यू ट्राई इट? तो समझ में आ रहा है इसका क्या करना है? क्या ख्याल है? कुछ स्टेप समझ में आ रहे हैं क्या करना चाहिए? कुछ चीजें मैंने हाईलाइट की थी. ओके, सो दो लोगों का आंसर सेम है और जोया का थोड़ा सा डिफरेंट है, बट लेट्स जस्ट सी कि क्या हो रहा है यहाँ पर. इस सवाल को जरा ब्रेक डाउन करते हैं. सो यू हैव अ थर्ड ऑब्जेक्ट जो कि इट इज मेड आउट ऑफ कॉपर. सो इसका मतलब है इट विल हैव द सेम डेंसिटी एज कॉपर. इसकी जो डेंसिटी है वो आपको कौन सी वाली यूज करनी पड़ेगी बेटा? कॉपर की डेंसिटी यूज करनी पड़ेगी. दैट इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट कॉपर का बना हुआ है तो कॉपर की डेंसिटी निकालनी पड़ेगी. बट ये इस ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं. बेसिकली दे आर सेइंग दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 1, दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 2, एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू डील विद ऑब्जेक्ट नंबर 3, जिसका जो डेंसिटी है वो कॉपर वाली होगी क्योंकि उसका मटेरियल भी कॉपर है. सो फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ कॉपर. अब उसके लिए मेरे पास डेटा कहां से आएगा? ऑब्जेक्ट 2 का डेटा मैं यूज कर सकता हूं क्योंकि ऑब्जेक्ट नंबर 2 जो है वो भी कॉपर का बना हुआ है, तो जो डेंसिटी ऑब्जेक्ट 2 की होगी वही 3 की भी होगी. दे विल बी मेड आउट ऑफ द सेम मटेरियल. सो अब इसकी डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम से मैं निकालता हूँ. मास है बेटा 350, वॉल्यूम है 39. 350 डिवाइड बाय 39, जल्दी से कर लेते हैं. आंसर आ रहा है
8.97 8.974 ये है ग्राम पर सीएम क्यूब में डेंसिटी कॉपर की। अब सेकंड ऑब्जेक्ट की भी यही डेंसिटी है, थर्ड ऑब्जेक्ट की भी डेंसिटी यही होगी, दैट इज द की थिंग। बट देन इट गोज ऑन एंड सेज इट हैज द सेम वॉल्यूम एज द आयरन ऑब्जेक्ट। तो इसका भी वॉल्यूम कितना होगा जो कि आयरन वाले ऑब्जेक्ट का था, जो कि ऑब्जेक्ट नंबर 1 का था। ऑब्जेक्ट नंबर 1 का वॉल्यूम कितना है 51, तो इसका मतलब इसका भी वॉल्यूम कितना हुआ 51 cm क्यूब। अब मुझे ढूंढना है इसका मास। मास के लिए अगर मैं मास ऑफ थर्ड ऑब्जेक्ट अगर मैं निकाल रहा हूं, उसके लिए मैं फॉर्मूला रीअरेंज कर लेता हूं फॉर मास। सो m इज इक्वल्स टू वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई करना है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब याद रखो ये जो थर्ड ऑब्जेक्ट है इसकी डेंसिटी कौन सी है, सेकंड ऑब्जेक्ट वाली, जो कि मैंने यहां ऑलरेडी निकाल ली है। सो दिस इज द वैल्यू दैट आई एम गोइंग टू यूज 8.974 मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम। बट वॉल्यूम क्या है इस ऑब्जेक्ट का, सेम एज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, जो कि 51 हमने डिसाइड कर लिया कि होगा। सो व्हेन आई डू दैट, so my answer multiplied by 51, I'd get 400 and यार दोनों दो बच्चों से तो हो गया, वेरी नाइस, 457.69 ग्राम्स। अब इसको मैं राउंड ऑफ करके यहाँ लिखूंगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कर रहा हूँ तो 460 हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में रख रहा हूँ तो 458 हो जाएगा। So let's just write it as 3 significant figures. Let's write 458 ग्राम्स। जो है बेटा ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया, क्लियर Yes, sir, हुआ, understood. क्लियर, चलो जी गुड हो गया। चले लास्ट पार्ट, स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द डेंसिटी ऑफ द आयरन ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स हीटेड। अब ये वाला पार्ट जो है फिलहाल मैं छुड़वा देता हूँ, इसलिए बिकॉज ये थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड है। थर्मल एक्सपेंशन आप लोग थर्मल प्रॉपर्टीज के चैप्टर में, जो कि नेक्स्ट सेक्शन में, वहां पे जाके पढ़ोगे, काफी बाद में आएगा ये चैप्टर। लाइक जनरली वैसे एक जल्दी से इसको क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। जब भी आप किसी चीज को हीट करते हो तो वो क्या होती है, वो एक्सपैंड कर जाती है। जब वो एक्सपैंड करती है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अब जब भी किसी चीज का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो देखो मास अपॉन वॉल्यूम लिखा हुआ है। अब याद रखो वॉल्यूम यहाँ पे है डिनोमिनेटर में, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती है तो इस तरफ जो नंबर होता है इसकी वैल्यू गिरती है, ओके, डेंसिटी कम होगी। सो डेंसिटी डिक्रीज होगी, इसका शॉर्ट आंसर ये व्हाट हैपेंस टू डेंसिटी, इट डिक्रीजेस। एंड हाउ डू यू एक्सप्लेन, बिकॉज द ऑब्जेक्ट विल एक्सपैंड व्हेन इट्स हीटेड। सो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। बट हम इसको बाद में फिर देख लेंगे, ठीक है, इट विल कम बैक लेटर व्हेन विल डू द थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर। ओके, नाउ आई एम क्लोजिंग दिस ऑफ। 4 क्वेश्चन हमने आज किए, रिमेनिंग 5 क्वेश्चन बेसिकली हमने हाफ वर्कशीट पूरी कर ली है। बाकी के जो 5 क्वेश्चंस हैं I'll leave them up to you. Don't do question number 9. So do from question number 4 till 8. आपने 4 क्वेश्चन ही करने, 5, 6, 7, 8. That is your homework. Okay? बार बार रिपीट कर रहा हूँ, what is your homework? 5, 6, 7, 8. कैसे सबमिट करना है बेटा? गूगल क्लासरूम पे जाएंगे, यहाँ पे मैं असाइनमेंट बनाऊंगा अभी, यहाँ पे जाके आप अपलोड कर देंगे क्वेश्चन, ठीक है? यू कैन लीव द क्लास नाउ, द क्लास इज डन। अभी आप देखोगे यहाँ पे नोट्स भी आ जाएंगे और आपका क्वेश्चंस भी अपलोड हो जाएंगे, ठीक है? मैं वर्कशीट पे अपलोड करूँ। चलो, Okay, sir. अल्लाह हाफिज़। वैसे यस बेटा ज़ैबा, अल्लाह हाफिज़।